वेलकम बच्चों। आज हम 3D कोर्स शुरू करते हैं। नया टॉपिक है, बेसिक इंट्रोडक्शन केवल देखेंगे कि सबसे पहले 3D में क्या क्या डिफरेंस है। इसके पहले हमने क्लास 10th में 2D पढ़ा था, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते थे। यहाँ पर एक नया एक्सिस जुड़ गया है जिसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह से हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक एक्सिस है हमारा जेड एक्सिस। तो इस नए एक्सिस के बारे में हम आज थोड़ा सा जानकारी लेंगे। वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सामान्य सी बात है। अगर क्लास 10th में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने जाना है तो जेड एक्सिस को भी जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ये ब्रेथ को रिप्रेजेंट करता है और ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में ये एक्सिस जो है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हम यहाँ परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। तीनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, यानी एक एक्सिस और दूसरे एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कोई भी एक्सिस रिमेनिंग 2 एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो जैसे सपोज कर लो कि हम 2D में एक पॉइंट ए लेते थे जिसके कोऑर्डिनेट्स ए बी होते थे। इन ए बी कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम जानते थे कि पहला ए जो होता था वो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होती थी और दूसरा बी वाई एक्सिस की डिस्टेंस होती थी। यानी हम इसको इस तरह से मेज़र करते थे। ये डिस्टेंस हमारी ए होती थी और इस डिस्टेंस को हम बी कहते थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, बशर्ते एक पॉइंट हमारा सी जुड़ गया है। तो हम यहाँ जब 3D की बात करेंगे तो हम पॉइंट को 3 नंबर से 3 वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो उसी हिसाब से सारे जो फार्मूले हैं हमारे बहुत लाइटली चेंजेस हुए हैं। देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। तो एक 3D फिगर हम बना लेते हैं। सपोज कर लो एक हमने एक क्यूब बना लिया। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर हमारा जेड एक्सिस है। इसको इस तरह से, इसकी डिस्टेंस ए है तो इसके पॉइंट्स हमारे ए 0 0, यानी केवल लेंथ पे चले हैं, ब्रेथ और हाइट पर नहीं चले। इसी तरह से इस पॉइंट को हम 0 A 0, यानी केवल हम वाई डायरेक्शन पे चले हैं, बाकी एक्स और जेड डायरेक्शन पे नहीं चले। इसी तरह से इसको भी हम केवल जेड पे चल रहे हैं तो 0 0 एंड ए। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये तो ओरिजिन पॉइंट होता है, ये हमें भी पता है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 0 हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। अब इस कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं और वाई एक्सिस पे चल रहे हैं। तो एक्स और वाई के तो कोऑर्डिनेट्स होंगे बट जेड का कोऑर्डिनेट्स नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए 0 ए। इसके यहाँ पर वाई और जेड के कोऑर्डिनेट होंगे, यानी ए हमारा, यानी एक्स एक्सिस हमारा 0 होगा। और यहाँ पर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी इस पॉइंट को हम पी कह देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स ए और ए होंगे। तो इसी तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कभी भी कोई 3 डायमेंशन फिगर हो तो 3 डायमेंशन फिगर को हम इसी तरह से डिफाइन करेंगे कि जो भी पॉइंट्स लेंगे वो पॉइंट्स को बल्कि बोर्ड में ना बना के हम अपने दिमाग में बनाएं। तो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस एक्सिस पर जितना डिस्टेंस चलते हैं उस एक्सिस पर हम वही वैल्यू दे देते हैं। बाई चांस की बात है कि इसका ये क्यूबाइड होता और हमारे जो पॉइंट्स होते ए बी सी होते तो उसी तरह से हम इसको चेंज कर लेते। खैर, तो अब जब हम प्लेन की बात करते हैं तो इसमें बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं, बहुत बेसिक फार्मूले हैं। तो सपोज कर लो कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और यहाँ पर कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और एक पॉइंट्स यहाँ पर बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड z2। तो उस कंडीशन पर इसका अगर a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो इस डिस्टेंस को हम लोग वहाँ d कहते थे, यहाँ पर भी हम d कहेंगे।
डी का जो वैल्यू है अंडर रूट x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, ऐसा हम डिस्टेंस लिखेंगे ए और बी के बीच में। अगर हमारे पास ए और बी के पॉइंट्स दिए हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हम 3D में यही यूज़ करेंगे। इसी तरह से मिड पॉइंट फार्मूला है हमारा, हम वहाँ पर x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2 इतना ही यूज़ करते थे। यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट्स हो जाने की वजह से z1 प्लस z2 अपान 2 भी आ जाएगा। तो ये हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला होगा। इसी तरह से हम सेक्शन फार्मूले की बात जब हम करते थे, सेक्शन फार्मूला, तो हम यहाँ पर कहेंगे mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, और यहाँ पर mz2 प्लस nz1 अपान m प्लस n। वहाँ पर सिर्फ ये तीसरा जो कोऑर्डिनेट था, तीसरा जो पॉइंट था वो एब्सेंट होता था, केवल 2 ही होते थे। ये इंटरनल में था। एक्सटर्नल में इस प्लस की जगह जहाँ पर आपको प्लस दिख रहे हैं वहाँ पर हम माइनस यूज़ कर लेते। तो ये सेक्शन फार्मूले की बात होती थी। इसी तरह से अगर हम किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉयड की बात करें तो सेंट्रॉयड में हमारा सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हम कहते थे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपान 3। ये हमारा जो था, ये हमारा सेंट्रॉयड का फार्मूला होता था। तो यही छोटे छोटे फार्मूले हैं जो 2D से क्लास 10th से रिलेटेड हैं। बहुत माइनर डिफरेंस करने पर हम इनके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो आसान है और आसानी से याद किए जा सकते हैं। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला था। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 फार्मूले तो आपको पहले तैयार रखने हैं कि कभी भी अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम इन 4 फार्मूलों से हम अपनी बात कर लेंगे। अब आते हैं हम प्लेन की वजह से। प्लेन हमारे XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन, 3 प्लेन होते हैं। ये है तो जब इक्वेशन ऑफ प्लेन की हम बात करेंगे तो XY प्लेन, यानी हम किसी 3 डायमेंशन फिगर में, कभी भी किसी क्यूब में या क्यूबॉइड में हम ये देखते हैं कि 6 सरफेस होते हैं और 6 सरफेस में से 2-2 सरफेस पैरेलल और अपोजिट होते हैं। तो XY प्लेन का मतलब ये है कि X एक्सिस और Y एक्सिस से बना हुआ जो प्लेन है, जो सरफेस है, वही हमारा XY प्लेन है। तो ऐसी कंडीशन पे इसका इक्वेशन हमारा Z इक्वल टू 0 होता था। इसी तरह से जब YZ प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ X इक्वल टू 0 और ZX की बात करेंगे तो यहाँ पर Y इक्वल टू 0।
तो ये भी हम याद रखेंगे कि जो प्लेन के इक्वेशंस हैं, यानी जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो एक्स एक्सिस के पॉइंट तो होंगे, वाई एक्सिस के पॉइंट तो होंगे, लेकिन जेड एक्सिस का पॉइंट नहीं होगा, इसलिए हम उसको z इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब जब हम एक नाम ले रहे हैं प्लेन, तो इस प्लेन को भी समझना ज़रूरी है कि प्लेन क्या है। तो सबसे पहले चीज़ यह है कि अगर हम अपने दिमाग में सोचें तो प्लेन तो दुनिया के अप्रॉक्स जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम जो है हमारी नज़रों के सामने होते हैं, ख़ास तौर से हमारा क्यूब ले लेते हैं। ये क्यूब है, एक क्यूबाइड भी है, एक ये हमारा स्फीयर भी है, एक हमारा ये ट्रायंगल भी है, एक हमारा ये पैरेललोग्राम जैसा भी कुछ है, एक हमारा ट्रेपेजियम है। इस तरह के हमारे ढेर सारे, ये रम्बस हो गया, और कुछ डिफरेंट हमारे मिल सकते हैं। इस तरह का कोई हम एक डिज़ाइन ले लेते हैं और एक हम कुछ ऐसा डिज़ाइन ले लेते हैं। तो हम ये जानेंगे कि इनमें, इन ढेर सारे फिगर में प्लेन कौन है। तो प्लेन वो हैं जिनके बीच में रैंडमली हम कहीं पर भी कोई पॉइंट लें और उनको ज्वाइन करती हुई अगर लाइन ड्रॉ करें तो वो अगर फिगर के अंदर रहती है तो ऐसे सभी फिगर्स हमारे प्लेन होते हैं। जैसे हम इस प्लेन के अंदर कोई भी दो प्लेन लें, दो पॉइंट लें, इनसे मिलाने वाली लाइन इस फिगर के अंदर रहेगा। यानी इस प्लेन के अंदर, यानी इस फिगर के अंदर कोई भी दो पॉइंट लें तो ये इसी, यानी इन दोनों से ज्वाइन करती हुई लाइन हमें इसी 3D फिगर के अंदर ही रहेगा। यही पॉइंट यहाँ पर भी है। इसमें कहीं पर भी कोई पॉइंट लें तो इनको कैसे भी मिलाएं ये फिगर के अंदर रहेगा। इन सब में ऐसा होगा। लेकिन यहाँ की बात हम करें, अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये लाइन हमारी इस फिगर के बाहर जा रही है। इसी तरह से इधर की हम बात करें तो ये मिलाने वाली लाइन इस फिगर के बाहर जा रही है। इसलिए हम कह देंगे कि ऐसे फिगर्स जिनको ज्वाइन करने वाली लाइन, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर फिगर से बाहर जा रही है तो ऐसे फिगर्स हमारे प्लेन नहीं होते। बाकी सभी ये प्लेन है और इन्हीं प्लेन का हमें डिस्कशन करना है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्टेन्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्टेन्स। यानी जैसे कि हमने 2D में पढ़ा था कि 4 ऑक्टेन्स होते हैं। ये हमारा ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। तो इसमें हम जब साइन का क्लासिफिकेशन करते थे, जब हम कभी किसी पॉइंट को साइन कहते थे, साइन देते थे, तो इस कोऑर्डिनेट में हम इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते थे, ये सेकंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट्स आने वाले होते थे वो दोनों पॉजिटिव होते थे, यानी एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। दोनों पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से जो हमें यहाँ पर पॉइंट मिलते थे तो हम यहाँ पर दोनों पॉइंट हम पॉजिटिव लेते थे। इसी तरह से इसमें x के नेगेटिव और y के पॉजिटिव, यानी इसमें हम माइनस और प्लस कहते थे। थर्ड में हम माइनस और माइनस कहते थे और चौथे में प्लस और माइनस कहते थे। यानी 2D का जब डिटर्मिनेशन यानी साइन का हम क्लासिफिकेशन करते थे तो इन्हीं 4 पॉइंट से हम करते थे। यानी पहले कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इसी तरह से जब 3D की बात हम जब करते हैं तो क्लासिफिकेशन इसमें टोटल 8 ऑक्टेन्स होते हैं, 8 ऑक्टेन्स होते हैं। और इन 8 ऑक्टेन्स में से जो साइन का क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव होंगे, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन पर हम ले रहे हैं। सेकंड पर हम पहला नेगेटिव लेंगे, बाकी दोनों पॉजिटिव लेंगे।
ध्यान रखिए, पहला पॉइंट अगर नेगेटिव है और दोनों पॉजिटिव हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आएगा। इसी तरह से अगर पहले दोनों नेगेटिव और थर्ड पॉजिटिव है तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर पहला और तीसरा पॉजिटिव हो और बीच वाला नंबर नेगेटिव हो तो इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं। इसी तरह से अगर लास्ट का वेरिएबल हमारा नेगेटिव है, पहले और दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो हम इनको फिफ्थ क्वाड्रेंट में लेंगे। और इस तरह से अगर बीच का पॉजिटिव और पहले दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो हम इसको सिक्स क्वाड्रेंट में लेंगे। तीनों नेगेटिव हों तो हम सेवन्थ क्वाड्रेंट में, और पहला पॉजिटिव और रिमेनिंग दो नेगेटिव हों तो हम इसको एट क्वाड्रेंट में लेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, अगर हम कह दें फाइंड द नेम ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ 2 - 3 - 5, तो इसमें हम साइन देख लेते हैं कि पहले लास्ट के दोनों नेगेटिव और पहला पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, पहला पॉजिटिव होना चाहिए और लास्ट के दोनों नेगेटिव होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हम जा रहे हैं, पहला पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब है ये पॉइंट हमारा एर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम 5, 7 एंड -6 कह दें तो लास्ट का नेगेटिव है और पहले दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये फिफ्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट हमारा होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम 1, 2, 3 अगर ये पॉइंट हम लेते हैं तो ये हमारे तीनों पॉजिटिव हैं और तीनों पॉजिटिव हम देखते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में हमारे तीनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है कि ये पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इसी तरह से और भी हम जो भी नंबर लेंगे -2, -3 एंड -7, इसमें तीनों नंबर हमारे नेगेटिव हैं, तो तीनों नेगेटिव के लिए हमारे पास सेवन्थ क्वाड्रेंट में ऐसा दिया हुआ है कि ये पॉइंट हमारा सेवन्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। ये थोड़ा याद करना मुश्किल है, लिख के याद करेंगे तो शायद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इस तरह से हम जो कोऑर्डिनेट्स का क्लासिफिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, वो ऑक्टेंट्स का हम कह लेते हैं। यहाँ पर हम ये नेम ऑफ द ऑक्टेंट्स हमने लिखे हैं और यहाँ पर उनका साइन इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि साइन किस तरह से किस क्वाड्रेंट में चेंज होते हैं और किस तरह से हम लिए जाते हैं। तो नेम ऑफ द क्वाड्रेंट यानी कोई पॉइंट आपको दे देगा और उसमें आपका नाम पूछ सकता है, तो हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखते हैं। जैसे जो हमने फार्मूले बताए उनको किस तरह से हम यूज़ करेंगे। जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A 1, 2, 3 एंड B -4, -3 एंड -2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, चूँकि क्लास 10th में हमने डिस्टेंस फार्मूले को आसानी से याद किया था। तो x2 - x1 या x1 - x2 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। ये सिर्फ पॉइंट हमारा बढ़ गया है। इसी में ये पहला पॉइंट हमारा x1 y1 z1 है, ये पॉइंट हमारा x2 y2 z2 है और इसी को हम यहाँ पर रख देंगे। तो x2 - x1 यानी x2 का मतलब x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। यही हमारा डिस्टेंस है। इसी को हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये -5 होगा और -5 का जो स्क्वायर होगा ये 25 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी -5 होगा और -5 का स्क्वायर ये भी 25 हमारा होना चाहिए और इसी तरह से ये भी हमारा -5 होगा और इसका वैल्यू भी 25 होगा। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा 75 मिलेगा और 75 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे
तो हम इसको 25 इंटू 3 या 5√2 भी कह सकते हैं। तो यही हमारा जो d का वैल्यू है ये हमारा 5√2 यानी 5√2 ये इसकी डिस्टेंस होगी और इस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। इसी में अगर आपसे कोई कह दे फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, तो इसके लिए फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2 एंड z1 प्लस z2 अपान 2। तो यहीं से हम सारे पॉइंट्स रख देते हैं। x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस -4/2, 2 प्लस -3/2 एंड 3 प्लस -2/2। यहाँ से माइनस यानी 4 प्लस 1 यानी माइनस का 3/2 आएगा, यहाँ से माइनस का 1/2 आएगा और यहाँ से प्लस का 1/2 आएगा। तो यही पॉइंट हमारे मिड पॉइंट के पॉइंट होंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। और ब्रैकेट के अंदर अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। तो ये हमारे मिड पॉइंट है। अगर इसी में अगर हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करें तो अगर हम आपसे कह दें कि एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी, जैसे हमने कहा कि फाइंड द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ए के पॉइंट्स दे देते हैं 1 2 3 एंड बी के पॉइंट्स दे देते हैं 4 5 and 6 in the ratio 1:2, कुछ ऐसा। तो अगर 1:2 में दो पॉइंट के बीच में अगर हमें कोई थर्ड पॉइंट निकालना है, कहने का मतलब ये कि इस तरह से ये A है और ये हमारा B है, यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट C हम लेट कर लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दे रखे हैं 1 2 3 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 5 एंड 6 और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो C के कोऑर्डिनेट्स निकालते समय हम इनके कोऑर्डिनेट्स को हम कुछ चाहे तो सपोज कर लें और चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसको हम x y एंड z कह लेते हैं। इनके बीच का रेशियो दिया है, यानी ये 1 है और ये 2 है, यानी 1:2 में हमें इन्हें डिवाइड करना है और C के पॉइंट बताने हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपान m+n, my2 प्लस ny1 अपान m+n और mz2 प्लस nz1 अपान m+n। और कुछ बुक्स में इसको लैम्डा x2 भी लिखा हुआ है, लैम्डा x2 प्लस x1 बाई लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 बाई लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा z2 प्लस z1 बाई लैम्डा प्लस 1। कुछ बुक्स में इन्होंने लैम्डा भी रिप्रेजेंट किया है। लैम्डा का वैल्यू 1/2, यानी जो ये रेशियो दिया हुआ है इस रेशियो को हम अपान में लिख लेते हैं और यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जैसा चाहें वैसा आप अप्लाई करें। 1:2 को हम फिलहाल m1 और m2 लेते हैं, यानी m और n लेते हैं। तो ये हमारा x1 y1 z1 है
ये इसको हम x2 y2 z2 कहेंगे और ये हमारा m और n है। अपने फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1 इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n यानी 1 प्लस 2 m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n और m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 बाई m प्लस n। सारी वैल्यूज हमने अपने फार्मूले के तहत जो गिवन थी वहाँ से हमने इसको पुट कर दिया। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 अपॉन 3, 5 प्लस 4 अपॉन 3, 6 प्लस 6 अपॉन 3। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 और 12 अपॉन 3। तो ये फाइनल सॉल्यूशन हमारा 2, 3 एंड 4। यही हमारे इस C के पॉइंट्स होंगे जो ये C हमारा दिया हुआ है। इसको हम X कह सकते हैं, इसको हम Y कह सकते हैं और इसको हम Z कह सकते हैं। तो ये जो X, Y, Z के जो पॉइंट्स थे वो हम इसी तरह से डिफाइन करेंगे। अगर इन दोनों रेशियो में एक माइनस में दिया होता, सपोज कर लो कि यहाँ पर -1 या रेशियो 2 दे देता या 1 रेशियो -2 दे देता, इसका मतलब ये है कि ये भले ही कह नहीं रहा लेकिन ये एक्सटर्नली डिवीज़न है। एक्सटर्नली डिवीज़न क्या होता है? इसमें आपको इन्होंने तो बिटवीन लिख दिया, बिटवीन का मतलब है यानी जो वो पॉइंट हमारा निकलेगा वो A और B के बीच में ही होगा। लेकिन अगर ऐसा ना कहता तो हम ब्रैकेट में वो इंटरनली दे देता या एक्सटर्नली दे देता। एक्सटर्नली दे देता है तो आप ध्यान रखिए कि A और B, C पॉइंट हमारा यहाँ कहीं बाहर होता है। ये A के पॉइंट्स हमारे 1, 2, 3 और B के पॉइंट हमारे 4, 5, 6 और यहाँ के पॉइंट्स हम x, y, z ले लेते हैं। और ऐसी कंडीशन पर जो हमारे प्लस में फार्मूले चलते थे वो माइनस में चलते हैं। यानी हमारे पास फार्मूला होता mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n और mz2 माइनस nz1 बाई m माइनस n। ये फार्मूले उस कंडीशन पे थे जब हमारा एक्सटर्नली डिवीज़न है यानी C पॉइंट A और B के बाहर है, तो हम ऐसे फार्मूलों को यूज़ करते x1 y1 z1 x2 y2 z2 और m रेशियो n हमें गिवन है। दूसरा काम ये कहता है कि या तो एक्सटर्नली नहीं कहेगा तो इसके बीच में एक रेशियो में एक साइन हमारा नेगेटिव दे देगा, यानी -1 रेशियो 2 दे दे या 1 रेशियो -2 दे दे। अगर रेशियो नेगेटिव दिया हुआ है तो भी हम ये मान लेते हैं कि वो एक्सटर्नली डिवीज़न की बात करता है। आते हैं अगले पॉइंट पर। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल A 1, 2, 3, B 4, 5, 6 and C -1, 2 and -5 कुछ भी कह देते। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम सेंट्रॉइड की बात करें तो सेंट्रॉइड क्या है? A, B, C। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। कई सिमिलर पॉइंट हैं, एक सेंट्रॉइड है, एक इन सेंटर है, एक सर्कम सेंटर है, एक आर्थो सेंटर है। तो ये 4 तरह के सेंटर्स हमारे कैसे होते हैं? ट्रायंगल में ही हैं ये सभी के सभी सेंटर। तो किस कंडीशन पर क्या होते हैं आप थोड़ा सा देख लें। तो सबसे पहली बात, सेंट्रॉइड की जब बात करता है तो साइड का सेंटर पॉइंट यानी
हमारे पास 3 साइड्स हैं ट्रायंगल में, तो तीनों साइड्स में से इसका सेंटर पॉइंट, यानी इसको हम डी कह देते हैं, इस लाइन का हम ई कह देते हैं और इस लाइन को हम एफ कह देते हैं। यानी इसके पॉइंट्स अगर हम x1, y1, z1 ले लें, इसके पॉइंट्स x2, y2, z2 ले लें और इसके पॉइंट्स x3, y3 एंड z3 ले लें, तो ये जो D पॉइंट है, इस D पॉइंट को A से ज्वाइन कर दें, B को E से ज्वाइन कर दें और F को हम C से ज्वाइन कर दें, तो ये जो पॉइंट बनता है इसी को हम कह देते हैं सेंट्रॉइड। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो AD है, यानी जो मीडियंस हैं AD, BE और CF, ये हमारी मीडियंस हैं, ये मीडियंस आपस में एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। यानी जिस तरफ बड़ा पार्ट दिखता है उधर हमारा 2 पार्ट होता है और जिधर छोटा दिखता है उधर हमारा 1 पार्ट होता है। तो 2:1 में हमेशा मीडियंस आपस में डिवाइड करती हैं। तो इस D के पॉइंट्स की बात हम करेंगे, तो D के पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे x2 प्लस x3 अपॉन 3, y2 प्लस y3 अपॉन 3, z2 प्लस z3 अपॉन 3। अब हम अगर इसके पॉइंट्स निकालें तो ये m/n दिया हुआ है, इधर भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा x1 प्लस x3 अपॉन 2, ये अपॉन 2 चलेगा, ये मिड पॉइंट है अपॉन 2। इसी तरह से y1 प्लस y3 अपॉन 2, z1 प्लस z3 अपॉन 2। इसी तरह से हम f के पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अब हमें o के पॉइंट्स निकालने हैं, तो o के पॉइंट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ m और n दिया हुआ है और x1, y1, z1, x2, y2, z2 भी दिया है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, क्या होता है, mx1 प्लस n mx2 x1 बाई m प्लस n, my2 प्लस n y1 बाई m प्लस n और mz2 प्लस n z1 बाई m प्लस n। इसी में हम वैल्यू रख देते हैं। ये x1 y1 z2 है, ये x2 y2 यानी x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दिया है और इसी फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और इंटू x2 का वैल्यू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1। इसी तरह से 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 y1 अपॉन 2 प्लस 1। और इसी तरह से हम z की बात करेंगे तो 2 z2 प्लस z3 अपॉन 2 प्लस 1 z1 अपॉन 2 प्लस 1। इस 2 से 2 काट देंगे, इस 2 से 2 काट देंगे और इस 2 से 2 काट देंगे, तो ये हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, ये हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे सेंट्रॉइड के। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फार्मूला ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर A के पॉइंट्स दिए हैं 1 2 3 1 2 3, B के पॉइंट्स दिए हैं 4 5 6 और C के पॉइंट्स दिए हैं -1 माइनस यानी 2 एंड -5। तो सेंट्रॉइड हमारा है फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3।
ये फार्मूला है और इसी में हम सारे पॉइंट्स रख दें तो ये पॉइंट्स हमारे पास x1, y1, z1, x2, y2, z2 और तीसरा फार्मूला हमारे पास x3, y3 एंड z3। वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर मिलेगा 1 + 4 - 1 अपॉन 3, दूसरे में मिलेगा 2 + 5 + 2 अपॉन 3 और तीसरे में मिलेगा 3 + 6 - 5 अपॉन 3। यहाँ से 5 - 1 यानी 1 से 1 काट दें, 4/3 आना चाहिए। यहाँ पर 4 + 5 9, 9/3 और यहाँ से 9 - 5 यानी 4/3। तो यही पॉइंट हमारे मिल गए 4/3, 3 एंड 4/3। यही हमारे 3 पॉइंट्स हमारे इसके ओ के पॉइंट्स होंगे, इसी को हम सेंट्रॉइड पॉइंट कहते हैं। अब कुछ और सेंटर्स की बात कर लें। जैसा कि हमने कहा था कि कुछ और भी सेंटर्स हमारे होते हैं। तो पहले सेंटर का नाम है एक तो हमारा सेंट्रॉइड होता है जिसकी हमने बात की। दूसरा हमारा इन सेंटर होता है जिसकी हम आगे बात करेंगे। तीसरा हमारा सरकम सेंटर होता है और चौथा हमारा आर्थो सेंटर होता है। तो सेंट्रॉइड की बात तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यानी किसी भी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को अगर वर्टेक्स से मिलाया जाए और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ही सेंट्रॉइड होता है। जब इन सेंटर की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का हम ट्रायंगल ले लें ए, बी एंड सी और इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम एक्सटर्नली बढ़ा दें। इस तरह से हम इनको इंक्रीज कर देते हैं ऐसा। इधर को भी हम ये। अब एक ऐसा सर्किल बनाया जाए जो इन तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाए। तो यानी कुछ ऐसा सर्किल बनेगा जो इधर से टच करता हुआ, इसको टच करता हुआ यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से इसमें जो हम सर्किल बनाएंगे वो कुछ शेप एंड साइज से बड़ा होगा, यानी इसमें जिसकी साइड बड़ी उसका सर्किल बड़ा। तो कुछ इस तरह से होगा। और तीसरा जो सर्किल बनेगा वो हमारा कुछ इससे मैच करता हुआ जाएगा। तो बड़ा विकराल रूप में दिख रहा है। इनके सेंटर्स को हम इन सेंटर कहते हैं, यानी इस सेंटर को हम कहेंगे C1, इस सेंटर को कहेंगे C2 और ये सेंटर हमारे C3 होंगे। तो इन्हीं को हम कह देते हैं इन सेंटर। तो इनके पॉइंट्स कैसे निकालने हैं इनका भी हम एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम इनके पॉइंट्स निकालने की हम बात बताएं। इसी के बाद हमारा सरकम सेंटर आता है। सरकम सेंटर में एक ट्रायंगल कुछ इस तरह का लिया जाए ए, बी एंड सी। यहाँ पर सेंट्रॉइड में हमने साइड बाइसेक्टर किया था, यानी साइड का मिड पॉइंट लिया था। यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर करेंगे। इस एंगल के बीच में, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर हम इस तरह से एक अर्क लेंगे और अर्क को इस तरह से मारेंगे। यहाँ से 2 पॉइंट हम लगाएंगे तो इस तरह से जो डिवाइड होगा ये एंगल डिवाइड होता है। इसी तरह से इस एंगल को भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक एंगल हमें यहाँ पर मिलेगा और इसको भी डिवाइड करेंगे तो एक हम यहाँ से, ये एक हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा।
ये एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ध्यान रखिए। इसी पॉइंट्स को हम ओ कह देते हैं और यही हमारा सरकम सेंटर है। यानी इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए अगर इस रेडियस का AO रेडियस या OB रेडियस या OC रेडियस ली जाए तो एक सर्किल इस तरह का डिज़ाइन किया जाए कि ये इन तीनों वर्टेक्स से पास होता हुआ ऐसा सर्किल बनाया। यानी किसी सर्किल के अंदर हमारा ट्रायंगल व्यवस्थित हो जाए, इंस्क्राइब हो जाए, तो हम ऐसे सेंटर को हम सरकम सेंटर कहते हैं। इसका भी एक निकालने का फार्मूला है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 11th में नहीं है, इसलिए हम इनकी बात नहीं करेंगे। लास्ट में हमारा आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में एक ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरह का होता है, A, B और C, A, B एंड C। ऑर्थो सेंटर का मतलब, ऑर्थो का मतलब है परपेंडिकुलर, यानी पॉइंट A से परपेंडिकुलर हम एक लाइन डाल दें BC पर, इसी तरह से पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दें और C से भी एक परपेंडिकुलर लाइन हम डाल दें, तो ये जो सेंटर होगा इस सेंटर को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यानी इसमें वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सर्किल के बाहर भी जा सकता है, यानी ये जो परपेंडिकुलर है कोई ज़रूरी नहीं है कि इस ट्रायंगल के अंदर ही रहे, इट मे बी पॉसिबल ये बाहर भी हो सकता है। जैसे हमने इस तरह का कोई एक ट्रायंगल लिया तो इससे हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, लेकिन जब इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इट में भी हमें ये बाहर, ये इस तरह से यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ेगा, ये हमारा 90 होगा। इवन ये ट्रायंगल से बाहर का पॉइंट है लेकिन ये पॉइंट बाहर भी आ सकता है। कंडीशन यही होती है कि परपेंडिकुलर डालना होता है हमें इसका मिड पॉइंट या एंगल बाइसेक्टर नहीं करना है, बल्कि लाइन में सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना है। और इसी तरह से जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से भी हमें परपेंडिकुलर बाहर मिल सकता है, तो इन परपेंडिकुलर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमारा इसका ट्रायंगल का हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। तो उम्मीद है ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर समझ गए होंगे। सेंट्रॉइड आपके सिलेबस में है, इसलिए इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी जो और पॉइंट हैं उनके बारे में सिर्फ जान लें, लेकिन जब कभी उनकी बात आएगी तो हम उनको डिफाइन भी करेंगे। आज के लिए इतना ही।